हिंद साथियों, स्वागत है आपका पैरामाउंट क्लास बाई आरएल में। तो आज का वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक मैराथन वीडियो है, तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा धैर्य ज़रूर रखना होगा। लेकिन आपके डाउट है जो इसके बाद एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा और आपको कुछ अलग जानकारी भी मिलेगी पीएसएल से, ज्वाइनिंग से, एग्ज़ाम से, रैली, स्टार, तो सब कुछ है जो हम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा धैर्य ज़रूर रखें और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी है जो इस वीडियो के द्वारा दी जाएगी, जैसे ट्रेनिंग, ट्रेड, स्टार, रैली और सब कुछ है जो आपको मिलेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द प्रेमिसेबल एज लिमिट फॉर इनरोलमेंट इन एज एन एयरमैन। तो जो एयरमैन के लिए प्रेमिसेबल एज लिमिट होती है वो क्या होती है, तो इसका आंसर अपन देख लेते हैं। तो दिखाई दे रहा होगा आपको, द मिनिमम एज लिमिट फॉर इनरोलमेंट इन आईएफ एज एन एयरमैन 17 ईयर्स ऑन द डेट ऑफ इनरोलमेंट। यानी जो मिनिमम एज होती है, कम से कम एज, वो कितनी होती है इनरोलमेंट के लिए? 17 वर्ष होती है। देन अगर अपन बात करें मैक्सिमम एज लिमिट की, तो मैक्सिमम एज लिमिट होती है वो होती है आपकी ग्रुप एक्स टेक एंड ग्रुप वाई नॉन टेक ट्रेड के लिए आपकी होती है 21 ईयर्स, यानी 21 ईयर्स। नेक्स्ट अपन बात करें, ग्रुप एक्स में होता है एक एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर। एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर के लिए आपकी जो अधिकतम एज होती है वो होती है 25 ईयर्स ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए, और पोस्ट ग्रेजुएट जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए होती है 28 ईयर्स, यानी 28 वर्ष। नेक्स्ट होती है ग्रुप वाई में एक म्यूजिशियन ट्रेड, जिसमें आपकी इनरोलमेंट के दिन कितनी एज होनी चाहिए? 25, यानी 25 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन स्टार एंड रैली। स्टार और रैली में है जो क्या डिफरेंट है, तो अपन है जो सबसे पहले स्टार का देखते हैं। तो स्टार का मतलब होता है शेड्यूल्ड टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्वायरमेंट। शेड्यूल टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्वायरमेंट। तो स्टार में होते हैं जो, पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कैन अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट बाय रजिस्टरिंग दियर नेम्स। मतलब जो स्टार होता है उसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट है जो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको पता है 2 फेज होते हैं, फर्स्ट ऑनलाइन बेस्ड और सेकंड है जो आपका फिजिकल जीडी, सब कुछ इसमें होता है। आप थोड़ा धैर्य ज़रूर रखें, हम पीएसएल से, ज्वाइनिंग से, ट्रेड से रिलेटेड सब कुछ बातें इस वीडियो में करेंगे, तो थोड़ा है जो आप धैर्य बनाए रखें। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे आपकी है जो डाउट दूर होते जाएंगे। नेक्स्ट बात करें अपन रैली की, तो रैलीज आर ऑन द स्पॉट सिलेक्शन टेस्ट। यानी रैली में होता है आपका ऑन द स्पॉट होता है, फेज फर्स्ट या फेज सेकंड नहीं होता रैली में। कंडक्टेड फॉर कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम रिमोट और अंडर रिप्रेजेंटेड एरियाज़। जो रिमोट एरियाज़ होते हैं उनसे, मतलब जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं उनसे रैली करवाई जाती है, न कि ऑल ओवर इंडिया से। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है, वेयर टू चेक द करेक्ट इन्फॉर्मेशन विथ रिगार्ड टू रैली एंड स्टार। रैली और स्टार की जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हम कहाँ से चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बता दिया है सीएसबी की होम साइट। यू कैन चेक द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और सीएसबी वेबसाइट HTTP एयरमैन सिलेक्शन CADC, इन पे है जो आप रैली और स्टार के लिए करेक्ट इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, आई एम लेस देन 21 ईयर्स ऑफ एज बट फाइंड माई सेल्फ इन एलिजिबल फॉर अप्लाइंग या अपियरिंग फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर इनरोलमेंट इन IF एज पर द डेट ऑफ बर्थ ब्लॉग पब्लिश्ड इन द एडवर्टाइजमेंट वाई। तो इसका कहने का मतलब है कि मेरी जो एज है वो 21 साल से कम है, फिर भी मैं इनरोलमेंट के लिए सेफ नहीं हूँ, या मैं IEF एयरमैन के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका आप आंसर देख रहे होंगे। द प्रेमिसेबल एज लिमिट आपको मैंने बता दी है इनरोलमेंट के लिए 17 to 21 होती है एज द डेट ऑफ इनरोलमेंट। द सिलेक्शन टेस्ट फॉर इनरोलमेंट इन कंडक्ट इन 2 साइकिल्स। मतलब जो 2 साइकिल्स में टेस्ट होते हैं एयरमैन के, एक तो जनवरी टू जून साइकिल का होता है और एक होता है जुलाई टू दिसंबर साइकिल। आपको पता है 2 इनटेक होते हैं। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट
all the qualified candidates undergo medical examination in the month of जनवरी टू जून साइकिल। जो फर्स्ट इनटेक के होते हैं उनको जुलाई तक मेडिकल हो जाता है, और जो नेक्स्ट इनटेक के होते हैं जुलाई टू दिसंबर, उनका जनवरी में मेडिकल हो जाता है। और उसके बाद आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट यानी PSL पब्लिश की जाती है, एक 31 अक्टूबर को और एक आपकी 30 अप्रैल को। तो ये शेड्यूल इनका लगातार चलता आ रहा है। हालांकि जो इनटेक 02/2020 है उसका शेड्यूल थोड़ा कोविड-19 की वजह से एक बार PSL नहीं आया, लेकिन शेड्यूल है जो इनका लगातार सही है। तो डेट ऑफ बर्थ इसकी 21 से कम है, फिर भी ये अप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसका कारण है कि आपको जो द होल प्रोसेस टेक्स फ्रॉम 7 मंथ्स टू 1 ईयर, यानी जो एक इनटेक की प्रोसेस है उसमें 7 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का टाइम लग जाता है। तो इस कारण अगर आपकी एज है जो 6 मंथ ही कम है 21 से, तो आप नहीं कर सकते अप्लाई, यही ये बताना चाह रहा है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एम आई एलिजिबल फॉर एयरमैन रिक्वायरमेंट इफ़ आई हैव डन माई इंटरमीडिएट या 12th एज ए प्राइवेट कैंडिडेट और फ्रॉम ए ओपन यूनिवर्सिटी। अब इसका मतलब है क्या मैं एयरमैन के लिए अप्लाई कर सकता हूं यदि मैंने एक प्राइवेट सेक्टर से पास किया है या एक ओपन यूनिवर्सिटी से है जो 12th पास की है? तो इसका आंसर आपको मिलेगा यस। तो यस आप कर सकते हो। यस यू आर एलिजिबल प्रोवाइड द बोर्ड यूनिवर्सिटी इज मेंशन इन द काउंसिल ऑफ बोर्ड स्कूल एजुकेशन लिस्ट, मतलब आप करा सकते हो। तो चलते हैं, नेक्स्ट है आई हैव 49.9 इन 12th एंड 49.8 इन इंग्लिश, एम आई एलिजिबल इन अपीयर। ये तो आप सबको पता है कि आपको है जो 12th में 50% होने चाहिए एटलीस्ट, और इंग्लिश में भी 50% होने चाहिए। नेक्स्ट है आई हैव एन इम्पोर्टेंट एग्जाम फॉर इंग्लिश एंड स्कोर्ड 59%, एम आई एलिजिबल टू अपीयर इन एयरमैन रिक्वायरमेंट टेस्ट विथ इम्पोर्टेंट मार्क्स इन इंग्लिश। तो इसका मतलब है कि मैंने है जो 59% मार्क्स इंग्लिश में प्राप्त किए, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ एयरमैन के लिए? तो यस आप हो। नेक्स्ट आपके सभी डाउट है जो धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे, तो आप बने रहिए धैर्य। और आपसे एक ही चीज़ मैं मांगता हूँ, आप एक बार वीडियो को, मैंने अभी शेयर करने के लिए नहीं बोला है, आप वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर है जो शेयर करें, एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और अगर आप नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट है इज देयर ए वेवर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर कैंडिडेट पजेसिंग NCC सर्टिफिकेट, कि जो NCC सर्टिफिकेट के कैंडिडेट है उनको रिटन एग्ज़ाम में कोई नंबर मिलता है, कोई मार्क्स मिलता है क्या? तो इसमें नो, देयर इज़ नो सच वेवर, ईच कैंडिडेट्स हैज़ टू अपीयर एंड क्वालिफाई ऑल द स्टेज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। मतलब रिटन एग्ज़ाम में NCC का कोई है जो नंबर नहीं मिलता, लेकिन आपको मेरिट में मिलता है, उसकी भी बात हम आगे कर रहे हैं। तो इज़ देयर एनी एडिशनल मार्क्स फॉर NCC सर्टिफिकेट इन द रिटन टेस्ट, ये बात हमने कर ली। नेक्स्ट नो, देयर इज़ नो एडिशनल मार्क्स फॉर NCC A, B और C सर्टिफिकेट इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में कोई आपके मार्क्स नहीं मिलते, हाउएवर फिर भी 3, 4 और 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर NCC A, B और C सर्टिफिकेट रिप्रेजेंटेटिवली टू द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई ऑल द स्टेज ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। मतलब इनको फाइनल मेरिट में है जो 3, 4 और 5 नंबर A, B और C को प्रदान किए जाते हैं NCC कैंडिडेट्स के। तो चलते हैं नेक्स्ट है हमारा इज़ देयर एनी एज रिलेक्शन फॉर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट, क्या ग्रेजुएट और जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट होते हैं उनके लिए कोई एज में रिलेक्शन मिलता है? तो नो, देयर इज़ नो एज रिलेक्शन, कोई भी है जो एज रिलेक्शन नहीं मिलता फॉर एयरमैन रिक्वायरमेंट इन IF। तो आपको एयरमैन के लिए है जो कोई एज रिलेक्शन नहीं मिलता। हालांकि जो पोस्ट होती है एजुकेशनल इंस्ट्रक्टर या म्यूजिशियन की, उसमें आपको ज़रूर मिलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट आपकी है इज़ देयर एनी रिजर्वेशन फॉर इंटरनेशनल या नेशनल लेवल स्पोर्ट्समैन इन एयरमैन रिक्वायरमेंट इन IF। तो इसका मतलब है कि कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्समैन का जो कोटा है उसके लिए कोई
छूट मिलती है क्या, तो उसके लिए भी कोई छूट नहीं मिलती। नो, देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर एनीवन इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर एयरमैन रिक्वायरमेंट इन आईएफ। हाउएवर स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव फॉर आउटसाइडिंग स्पोर्ट्समैन एज एयरमैन। मतलब है जो रिटन एग्ज़ाम होता है एयरमैन का, उसमें आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन कई बार है जो स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से वैकेंसी आती है, अलग से कोटा जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वही अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको ज़रूर फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है आई हैव अपीयर्ड इन द स्टार फेज फर्स्ट ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट। तो आपको सबको पता होगा कि स्टार फेज फर्स्ट में आपने है जो अप्लाई कर दिया है, आप क्वालिफाई हो गए हो, तो फिर आपका क्या होगा, रिजल्ट ऑफ द ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट, पहले रिजल्ट आएगा, उसके बाद the candidate and a list of candidates shortlisted for phase second selection test will be published on IF website for the information of the candidates. Shortlisted candidate will be issued the admit card for phase second selection test. तो आप सबको पता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, डू ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड इन स्टार फेज फर्स्ट ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट आर इश्यूड विथ एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकेंड टेस्ट। तो इसका मतलब है जिन्होंने सब ने फेज फर्स्ट का जो ऑनलाइन सिलेक्शन टेस्ट है वो क्लियर किया है, तो क्या सबके एडमिट कार्ड आएंगे? नो, ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है जो फेज सेकंड के लिए, उन्हीं की एडमिट कार्ड आएंगे। इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो एग्ज़ाम क्वालिफाई है, एग्ज़ाम क्लियर है, वो बहुत सारे कैंडिडेट कर लेते हैं, लेकिन सबका शॉर्ट लिस्टेड नहीं होता लो मेरिट के कारण। तो चलते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज़ द शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर फेज सेकंड। फेज सेकंड के लिए शॉर्ट लिस्टिंग क्या है? तो शॉर्ट लिस्टिंग मैंने आपको वैसे बता दिया और आप देख सकते हो। शॉर्ट लिस्टिंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर फेज सेकंड इज डन बाय अप्लाइंग कट ऑफ टू कॉल ए साइजेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर फेज सेकंड टेस्टिंग। मतलब जितना आपके मेरिट होती है उसके हिसाब से सेकेंड फेज़ है जो सेकेंड फेज़ में शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, आई चेक्ड माई रिजल्ट एंड फाउंड दैट आई हैव बीन नॉट बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज सेकेंड सेलेक्शन टेस्ट इवन दो आई हैव ऑब्टेन पासिंग मार्क्स इन द सेलेक्शन टेस्ट। वाई, मतलब इसका कहने का है कि मैंने जो क्वालिफाई है वो कर लिया एग्ज़ाम। जैसे वाई ग्रुप का, आपको वाई ग्रुप में क्वालिफाई करने के लिए आपको 25 नंबर चाहिए, 15 रागा में और 10 इंग्लिश में, और एक्स ग्रुप के लिए भी वैसे 10 इंग्लिश में और 5 फिजिक्स में, 5 मैथ में। तो वैसे क्वालिफाई तो बहुत सारे कर लेते हैं, लेकिन लो मेरिट की वजह से है जो इनका नहीं हो पाता, क्योंकि मेरिट है जो हाई रहती है, उसी कारण सफिशिएंट नंबर न होने के कारण आपका है जो एडमिट कार्ड नहीं आ पाता। तो चलते हैं नेक्स्ट, आई हैव क्लियर्ड द सिलेक्शन टेस्ट, व्हाट इज़ द नेक्स्ट। तो सिलेक्शन टेस्ट क्लियर कर लिया है, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट, फिर पीएफटी होता है, फिर एडेप्टिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होता है, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट सेकंड होता है। फर्स्ट में आपका एक साइकोलॉजी का पेपर होता है, आपको पता होगा, और नेक्स्ट एक जीडी का होता है, बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट एंड हु इट इज़ प्रिपेयर्ड। मतलब प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट क्या है और यह कैसे है जो तैयार की जाती है। तो अब आपको ध्यान से सुनना है। तो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट इज ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रिपेयर्ड ग्रुप या ट्रेड वाइज एज पर द मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड इन द सिलेक्शन टेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वाट एवर ही हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फिट, अनफिट और absent इन मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट फॉर द इनरोलमेंट ऑफ कैंडिडेट इन IFPSL। मतलब जो आपकी प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट होती है वो मेरिट के आधार पर बनाई जाती है, और उसमें आपका फिट, अनफिट और एब्सेंट कैंडिडेट सभी दिखाए जाते हैं। और नेक्स्ट, PSL इज़ प्रिपेयर्ड। PSL जो तैयार की जाती है वो बेस्ड अपॉन द टेंटेटिव वैकेंसी प्लस द स्टैंड बाई टू कैटर फॉर शॉर्ट फॉल विच में अराइज ऑन द डेट ऑफ इनरोलमेंट। यानी जो PSL आपकी तैयार की जाती है वो वैकेंसी की जो शॉर्ट टर्म वैकेंसी है उसके आधार पर तैयार की जाती है, और जैसे ही इनरोलमेंट आती है वो आपकी शॉर्टफॉल हो जाती है। तो नेक्स्ट, जनवरी टू जून साइकिल आपको पता है 31 अक्टूबर की आती है, और नेक्स्ट जुलाई टू दिसंबर की 30 अप्रैल को आती है। अब
थोड़ा पीएसएल के बारे में और बात कर लेते हैं। द प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट इज डिस्प्लेज एज द मेरिट पोजीशन ऑफ द कैंडिडेट। पीएसएल इंक्लूड मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देन द एक्चुअल वैकेंसी। एक्चुअल वैकेंसी होती है उससे ज़्यादा कहीं पीएसएल में कैंडिडेट आते हैं। cater for deficiency that may arise on the day of enrollment due to absentment, medical unfitness, unwillingness। मतलब क्यों दिए जाते हैं ज़्यादा कैंडिडेट पीएसएल में? क्योंकि कुछ कैंडिडेट है जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, कुछ अब्सेंट हो जाते हैं, कुछ ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो इस कारण है जो पीएसएल में ज़्यादा आते हैं कैंडिडेट, जबकि इनरोलमेंट में क्या होते हैं, कम होते हैं। On the expiry of the validity of PSL, candidature of all the candidates who are not enrolled will get cancelled automatically। मतलब जैसे ही PSL की वैलिडिटी ख़त्म होती है 6 मंथ की, आपका कैंडिडेचर है जो कैंसिल हो जाता है। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ नोट इन PSL। तो नोट इन PSL क्या है? नोट इन PSL आप देख सकते हैं, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स पब्लिश्ड एज पर दियर रोल नंबर हु कुड नॉट मेक इट इन PSL एज दैट दे आर लो इन मेरिट। तो नोट इन PSL का मतलब है कि आपकी लो मेरिट की वजह से आप PSL में स्थान नहीं बना पाए और आपका नोट इन PSL में आ गया। तो आपके स्पीड आउटर क्लियर होते जा रहे होंगे, तो आप एक सब्सक्राइब आपका ज़रूर गिफ्ट करना, इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट आपसे है। तो नेक्स्ट है, माई नेम इज़ इन PSL व्हेन विल आई गेट माई ज्वाइनिंग लेटर। तो मेरा जो नेम है वो PSL में आ गया है, मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर है जो कब प्राप्त करूंगा। तो देखिए ज्वाइनिंग लेटर से आप ध्यान से देखिए, कैंडिडेट्स हुज नेम हैव फिगर्ड इन PSL will be considered for enrollment subject to availability of vacancy, their merit position in PSL and their medical fitness। मतलब जिन कैंडिडेट्स का नाम PSL में है वो पहले इनरोलमेंट के लिए सब्जेक्टेड किए जाएंगे, उसके बाद वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से, उनकी मेरिट पोजीशन के हिसाब से और मेडिकल फिटनेस के हिसाब से। इट इज़ नॉट नेसेसरी, यह कोई आवश्यक नहीं है, दैट ऑल द कैंडिडेट्स हुज नेम फिगर्ड इन PSL विल बी इश्यूड विथ कॉल अप लेटर या ज्वाइनिंग लेटर। मतलब सभी कैंडिडेट्स का आवश्यक नहीं है कि जो PSL में आ गए हैं उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। कैंडिडेट्स हुज नेम थ्रू published in the PSL but are low in merit may not be called for enrollment either as main or standby। मतलब आपकी अगर मेरिट लो है तो आप है जो इनरोलमेंट के लिए नहीं बुलाए जाओगे, आपको मैन में रखा जा सकता है या स्टैंड बाई में रखा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें फर्दर, कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर नॉट इनरोल्ड विल गेट ऑटोमेटिकली कैंसल्ड on the expiry of the validity of PSL and therefore they will not considered for future enrollment। मतलब अगर आपका है जो नहीं आया इनरोलमेंट में तो आपका कैंडिडेचर है जो कैंसिल हो जाएगा जैसे ही PSL की वैलिडिटी एक्सपायर होती है। नेक्स्ट बात करें, आई हैव क्लियर्ड द सिलेक्शन टेस्ट बट माई नेम डज नॉट अपीयर इन द PSL वाई। तो मैंने सिलेक्शन टेस्ट है जो क्लियर कर लिया, फिर भी मेरा नाम PSL में क्यों नहीं है? तो इसका आपको पता है, क्योंकि आपकी मेरिट है जो लो है, इस कारण नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करें, आई हैव बीन इश्यूड विथ ग्रीन कार्ड एंड माई नेम हैज़ आल्सो अपीयर्ड इन द PSL पब्लिश्ड इन वेबसाइट बट आई हैव नॉट बीन कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट वाई। कि मेरा नाम है जो, मेरे पास ग्रीन कार्ड भी है, मेरा नाम PSL में भी है, फिर भी मैं इनरोलमेंट में क्यों नहीं आया? तो इसका कारण क्या है? लो मेरिट भी है, क्योंकि ग्रीन कार्ड आर इश्यूड द कैंडिडेट हु पास द मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग सिलेक्शन टेस्ट। इश्यू ऑफ ग्रीन कार्ड डज नॉट गिव एनी गारंटी फॉर इनरोलमेंट इन IF। मतलब ग्रीन कार्ड आपको IF की इनरोलमेंट में आने के लिए कोई गारंटी नहीं देता है। नेक्स्ट अपन, माई नेम इज इन PSL बट देयर इज ए कोड अगेंस्ट माई नेम एज CSV। व्हाट इज़ दिस? मतलब मेरा नाम जो PSL में है लेकिन मेरे नाम के आगे क्या है, एक CSV का कोड है, तो मुझे क्या करना चाहिए या ये क्या है? तो इसका देख लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान से देखिए। CSV स्टैंड्स फॉर सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। CSV का फुल फॉर्म है सर्टिफिकेट सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। दिस इज़ बिकॉज ये क्या है, देयर इज़ एन
एनोमली इन योर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट है आपने एएससी पर दिया है उसमें कोई असामान्यता है, उसमें कोई गलती है, इस कारण आपके ये क्या है सीएसवी का रिमार्क दिया गया है। दिस वाज इंटीमेटेड टू यू एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन टेस्ट एंड एन अंडरटेकिंग वाज गिवन बाय यू टू क्लियर द एनोमली एंड प्रोड्यूस करेक्टेड सर्टिफिकेट विद इन द गिवन टाइम फ्रेम। तो आपको एक गिवन टाइम दिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको है जो वो आपके डॉक्यूमेंट एएससी पे जमा कराने हैं। द इंडिकेटेड ऑफ सीएसवी अगेंस्ट योर नेम इन पीएसएल डेनोट, यह अंकित करता है दैट यू हैव टू क्लियर द सीएसवी स्टेटस विद इन द stipulated time. The candidature of the candidates who failed to get the CSV cleared within the spiritual टाइम फ्रेम गेट्स ऑटोमेटिकली कैंसल्ड, यानी अगर आप दिए गए टाइम में अगर नहीं करते हो तो आपका कैंडिडेचर है जो कैंसल्ड हो जाएगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट है जो एएससी पर दिए गए टाइम में नहीं करवाए तो चलते हैं नेक्स्ट। आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिना झिझक के मैं आपको है जो रिप्लाई दूंगा। नेक्स्ट है, वीडियो थोड़ा लंबा है, थोड़ा धैर्य ज़रूर बनाए रखें क्योंकि आपको जानकारी है जो ज़रूर प्रोवाइड होगी। धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ जैसे जैसे आपके डाउट क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट आपका है, आई वॉज अवार्डेड CSV स्टेटस, आई हैव रिसीव्ड द करेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द कंसर्न बोर्ड, वेयर शुड आई रिपोर्ट द क्लियरिंग टू CSV स्टेटस एंड व्हाट आर डॉक्यूमेंट आई हैव टू कैरी। तो मतलब मेरे है जो CSV स्टेटस है और मैंने करेक्ट सर्टिफिकेट है जो बोर्ड से कंसल्ट कर लिए हैं, अब मुझे कहाँ रिपोर्ट करना चाहिए, मेरे डॉक्यूमेंट्स कहाँ देने चाहिए और क्या क्या मुझे है जो ले जाना चाहिए, तो ये भी आप देख लीजिए। ये क्या है, टू क्लियर द CSV स्टेटस यू हैव टू रिपोर्टेड टू कमांडिंग ऑफिसर ऑफ एनी वन ऑफ 14 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर्स, यानी आपके जो 14 ASC है, 14 ASC है, उनमें से आप किसी भी नज़दीकी एक ASC पर जा सकते हो, विच इज़ लोकेटेड क्लोज टू योर प्लेस कन्वीन टू यू। यू हैव टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू क्लियर टू ऑफ CSV स्टेटस। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने हैं CSV क्लियर करने के लिए, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट आपको ले जाना है CSV अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट हैंडेड ओवर टू यू एज द टाइम ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। एक तो सिलेक्शन टेस्ट के टाइम पे आपको जो CSV सर्टिफिकेट दिया गया है, एक तो आपको वो ले जाना है। नेक्स्ट, ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दैट हैव यू प्रोड्यूस्ड इन स्पोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन टेस्ट। और आपके जो सिलेक्शन टेस्ट पे आप जो डॉक्यूमेंट ले गए थे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ऑल सभी डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। 3 शीट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स, यानी 3 उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको ले जानी है। ASC विल वेरीफाई दीज डॉक्यूमेंट्स, ASC है जो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। द फोटोकॉपीज विल बी retained by the ASC and the original documents after verification will be handed over to you, यानी जो फोटोकॉपी है वो ASC के द्वारा रख ली जाएगी और आपको हैंडेड कर दिए जाएंगे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई के बाद। नेक्स्ट आपका है, आई हैव नो इंटरनेट फैसिलिटी इन एंड अराउंड माई विलेज एज इट इज़ लोकेटेड at a remote area, how would I come to know about my selection in IF। तो मतलब मेरे एरिया में है जो इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूँगा कि मैं सेलेक्ट हो गया, तो इसका भी आपको है जो बता दिया जाएगा। ए कॉपी ऑफ द PSL डिस्प्ले लिस्ट विल बी अवेलेबल इन द ASC, मतलब एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है उसमें भी PSL की एक कॉपी लगाई जाती है, तो आप वहाँ पर भी चेक कर सकते हो। हालांकि ऐसा रिमोट एरियाज अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा है, माय नेम इज इन द My name is in the enrollment list published on Air Force website but did not receive my call-up letter till date. Why? तो मतलब मेरा नेम है जो इनरोलमेंट में है लेकिन मेरा अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है, क्यों? तो ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया, ऐसा क्यों है? तो सुन लीजिए आप। कॉल-अप लेटर आर डिस्पैच्ड टू कैंडिडेट्स वेल इन एडवांस by registered post in the self-addressed
envelope as submitted by the candidates at the time of selection test। मतलब आप जो सिलेक्शन टेस्ट सेकेंड फेज देने गए थे तब आपसे एक लिफाफा भरवाया होगा, या मेडिकल के टाइम आपसे एक लिफाफा भरवाया होगा, उसमें आपने है जो अपनी डिटेल दी होगी कि मेरा है जो ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पोस्ट करना है, तो वो उस डेट पे वो पोस्ट कर देते हैं। अब नहीं मिलता है उसका कारण भी आप जान लीजिए। हिंस यू आर एडवाइज टू लेज विथ योर पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोमोट डिलीवरी ऑफ कॉलप लेटर, यानी आप अपने पोस्ट ऑफिस से है जो प्रोमोट करो इन केस यू डू नॉट रिसीव कॉलप लेटर। यदि तुम मतलब ज्वाइनिंग लेटर आपके पास नहीं आता है बिफोर द रिपोर्टिंग डेट से पहले, यू कैन टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द पेज ऑफ इनरोलमेंट लिस्ट इन विच योर नेम अपीयर्स फ्रॉम वेबसाइट। मतलब यदि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं आता है तो आप क्या करोगे, इनरोलमेंट में जहां आपके है जो नाम और आपके रोल नंबर अंकित है वहां से आप एक प्रिंट आउट है जो कर लोगे और वो लेके है जो ज्वाइनिंग टाइम पे जाओगे। नेक्स्ट, appears from website and report to concerned ASC as the time and the date mentioned therein। You also advised to download the consent form। consent form भी आपको एक डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसको उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे क्या है consent form। applicable only for the candidates below 18 years of the age date of enrollment, यानी जिनकी उम्र है जो 18 वर्ष से कम होती है इनरोलमेंट तक के, उनको भी एक कंसेंट फॉर्म डाउनलोड करना होता है। and also follow the instruction given in the joining instructions and instruction for candidate available on the website। joining instruction आपको वो भी बता दूंगा मैं। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, I have received the call-up letter for enrollment in IF but it indicate that I was called as a standby candidate। मतलब मेरा है जो कॉल अप लेटर आया है लेकिन इसमें यह अंकित किया गया है कि मैं स्टैंड बाई की तरफ से बुलाया गया हूँ, मैं स्टैंड बाई हूँ। इट इज़ नेसेसरी फॉर मी टू रिपोर्ट फॉर इनरोलमेंट, क्या यह मेरे लिए आवश्यक है कि मैं इनरोलमेंट के लिए है जो रिपोर्ट करूँ। एंड व्हाट आर द चांसेस फॉर माय इनरोलमेंट, और मेरे इनरोलमेंट के क्या चांस है। तो इसका भी देख लीजिए। इसका मतलब है कि यस यू हैव टू रिपोर्ट एज डायरेक्टेड इन योर कॉल लेटर एल्स यू विल बी मार्क्ड एज absent इन एंड योर कैंडिडेचर अगेंस्ट योर रोल नंबर विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड। यानी आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है अगर आप स्टैंड बाई की तरफ से हो तो भी, अन्यथा आपका जो कैंडिडेट्स है वो कैंसल्ड कर दिया जाएगा, absent दिखा दिया जाएगा आपको। नेक्स्ट चांसेस की बात करें, देयर फॉर यू विल नॉट बी कंसिडर्ड टू फॉर फ्यूचर इनरोलमेंट्स, कैंडिडेट्स आर कॉल्ड एज स्टैंड बाई to cater for shortfall which arises due to non-availability for main candidates on the day of enrollment due to various reasons in absentia, unwillingness, medical unfitness। मतलब आपके कितने चांस होते हैं स्टैंड बाई क्लियर होने के, वो उसमें ये बताया गया है कि कुछ कैंडिडेट जो मेन कैंडिडेट है वो नहीं आते क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती, कुछ अब्सेंट रह जाते हैं, कुछ मेडिकल अनफिटनेस हो जाते हैं, इस कारण जो स्टैंड बाई की कैंडिडेट्स है उनको बुलाया जाता है। तो भाई अगर आपका स्टैंड बाई हो तो आपको ज़रूर जाना है क्योंकि हो सकता है आपका क्लियर हो जाए। तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा है, आई हैव रिसीव्ड द कॉल अप लेटर फॉर इनरोलमेंट इन IF बट इट इंडिकेट्स दैट आई हैव अंडरगो री मेडिकल एग्जामिनेशन। ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबको डाउट रहता है कि री मेडिकल कैसा होता है, कैसे होता है। तो इसमें यही बताया गया है कि आई हैव रिसीव्ड ए कॉल अप लेटर, मतलब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और यह इंडिकेट करता है कि आपको दोबारा से है जो री मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा। आई वॉज मेडिकली एग्जामिनेड अर्लियर एंड इश्यूड विथ ग्रीन कार्ड फिटनेस देन वाई री मेडिकल, कि मेरा है जो ग्रीन कार्ड मिल गया है मुझे, मैं फिट हूँ, फिर भी मुझे री मेडिकल क्यों देना पड़ेगा। तो सुन लीजिए, एट द टाइम ऑफ इनरोलमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स बिफोर फाइनल induction as the concerned ASC, a fresh medical examination is carried out to ascertain the fitness of the individual on the day of enrollment. Any shortfall in medical fitness which the entry medical standards will entail rejection on this stage। मतलब अगर आपके मेडिकल फिटनेस में कोई है जो बाधा पाई जाती है तो आपका कैंडिडेचर है जो कैंसल्ड किया जा सकता है। हालांकि ऐसा बहुत कम चांस में होता है, आप टेंशन न लें। तो
होता है, मेडिकल आपका होता है दोबारा। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका है आई हैव रिसीव्ड द कॉल अप लेटर फॉर इनरोलमेंट इन IF बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्क्यूमस्टेंसेज आई फेल्ड टू रिपोर्ट फॉर इनरोलमेंट ऑन गिवन डेट विल बी आई कॉल्ड अगेन इन फ्यूचर। इसका मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनना है। आई हैव रिसीव्ड द कॉल अप लेटर ऑफ फॉर इनरोलमेंट इन IF कि मतलब मैं है जो मेरे ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, लेकिन मैं किसी परिस्थितियों के कारण है जो गिवन डेट पर रिपोर्टिंग नहीं कर पाया, तो क्या मैं दोबारा बुलाऊं जाऊंगा या मेरा है जो कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। तो आप सुन लीजिए, नो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो तुम आगे नहीं माने जाओगे। यू हैव टू रिपोर्ट को ASC ऑन डेट एंड टाइम एज डायरेक्टेड इन योर कॉल लेटर। Enrollment is a time-bound activity and it is to be completed as per scheduled. If you do not report as directed in your call letter, you will be marked as absent on the day of enrollment and the next eligible standby candidate as per merit will be enrolled. मतलब अगर आप नहीं जाते हो जिस दिन आपको डेट दी गई है उस दिन, तो आपका कैंडिडेचर है जो कैंसल्ड हो जाएगा और आपकी जगह जो स्टैंड बाई के कैंडिडेट है उनको ले लिया जाएगा। तो कोई इस भ्रम में मत रहना कि मुझे दोबारा से है जो एक लेटर आएगा मुझे दोबारा बुलाया जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका माय नेम इज़ इन PSL, हाउ मच टाइम शुड आई वेट फॉर माय ज्वाइनिंग इन IF कि मेरा नाम है जो PSL में था, तो मुझे ज्वाइनिंग के लिए कितना वेट करना चाहिए। तो देख लीजिए आप, The PSL is published for a particular enrollment intake with a validity period of 6 month। यानी आपकी जो PSL की वैलिडिटी हो 6 मंथ की होती है फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिसिटी। जैसे 30 अप्रैल एंड 31 अक्टूबर द कैंडिडेट्स विल गेट इनरोल्ड ऑन द इनरोलमेंट डेट ऑफ द पर्टिकुलर इंटेक एज पर दियर मेरिट पोजिशन availability of vacancy of the intake। The left our candidates will not be considered for future enrollments, hence they must apply fresh if they meet the eligibility criteria। मतलब आपको है जो ओनली 6 मंथ के लिए ही वेट करना है, नहीं कि ज़्यादा कि मेरी अभी भी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो चलते हैं नेक्स्ट है आई हैव क्लियर्ड द सिलेक्शन टेस्ट एंड माई नेम हैज़ आल्सो अपीयर्ड इन PSL डिस्प्ले लिस्ट वाट एवर दिस कन्फर्म माई इनरोलमेंट इन IF। यानी मैंने सिलेक्शन टेस्ट क्लियर किया था और मेरा नाम भी PSL में है, तो मेरे इनरोलमेंट में कन्फर्म होने की क्या चांस है। तो नो, merely clearing the selection test or securing place in PSL does not give guarantee for enrollment in IF। मतलब आपके PSL में आपका नाम है तो यह आपको कोई गारंटी नहीं देता कि आप इनरोलमेंट में आओगे। You have to undergo whole enrollment process and your enrollment will be subjected to availability of vacancy on the date of enrollment and your merit position। मतलब आपकी जो इनरोलमेंट होगी वो वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के आधार पर आएगी और आपका PSL में हो तो इनरोलमेंट में होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका आई वॉज कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट as a standby candidate, however I was not enrolled and I was routed back, will I be called again कि मैं है जो स्टैंड बाई के थ्रू बुलाया गया था लेकिन अभी मुझे है जो वापस भेज दिया है, तो क्या मैं दोबारा बुलाया जाऊंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। नो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फ्यूचर इनरोलमेंट एज द PSL in which your name figured is valid for only one intake। यानी आपको अगर वापस भेज दिया है तो अब आप दोबारा नहीं बुलाए जाओगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आई हैव रिसीव्ड ए कॉल अप लेटर फॉर इनरोलमेंट एज एन आयरमैन इन IF, कैन आई गेट ए लाइन ऑफ 1 ईयर टू कंप्लीट माई ग्रेजुएशन डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कोर्स। बहुत सारे कैंडिडेट्स के ये डाउट रहता है कि मैं मेरी ग्रेजुएशन है जो करके फिर चला जाऊँ तो क्या मुझे ज्वाइनिंग देंगे। तो ऐसा कोई नहीं है। नो, देयर इज़ नो सच प्रोविज़न ऑफ लाइन ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इनरोलमेंट एज द सिलेक्शन टेस्ट आर कंडक्ट फॉर इनरोलमेंट इन ए पर्टिकुलर इनटेक ओनली। मतलब आपको जो डेट दी गई है उसी डेट पे आपको जाना होगा। नेक्स्ट आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन P5 कंसेंट फॉर्म, उसकी भी बात करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। तो चलो बात कर लेते हैं उनके भी, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।
अब एक होता है ये कंसेंट फॉर्म P5 इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड इन ब्लॉक कैपिटल्स। ये ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जिनकी एज है जो 18 ईयर से बिलो है। मतलब इनरोलमेंट के दिन अगर आपकी एज 18 वर्ष से कम है तो आपको ये एक फॉर्म फिल करना होता है जिसको P5 इन्फॉर्मेंट बोलते हैं। तो इसमें आपकी जो डिटेल ये दी गई है ये कैपिटल लेटर्स में आपको भरनी होती है। आपको ये फॉर्म है जो आपको ऑफिशियल साइट पे भी मिल जाएगा या आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है टेलीग्राम अकाउंट की, आप वहीं से है जो वो ज्वाइन करके भी प्राप्त कर सकते हो। तो इसमें है जो डिटेल सामान्य डिटेल है जो आपको पता होगा भरनी है, जैसे आधार कार्ड नंबर, बैंक नंबर, पैन नंबर, नाम, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, सब कुछ है। जो आपको समझ में नहीं आए वो आपको छोड़ देना है, बाकी जितना आपको समझ में आए उतना आपको है जो भर के ले जाना है। तो इस पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपके सिग्नेचर करने हैं। नेक्स्ट ये आपको पूरा है जो मतलब भर के ले जाना है। आपके लिए ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन या जो डॉक्यूमेंट है जो आपको ले जाने हैं वो आप देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको है जो ध्यान से सुनना है, इसको मैं जो बताता हूँ आपको ध्यान से है जो सुनते जाना है। तो इम्पोर्टेंट इस इंस्ट्रक्शन टू बी अटेंड बाय कैंडिडेट्स। तो सबसे पहले है यू विल बी सब्जेक्टेड टू री मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर टू योर इनरोलमेंट इन IF। मतलब आप जो री मेडिकल के लिए इनरोल किए जाओगे। नेक्स्ट आपका है इफ़ यू आर कॉलेड एज स्टैंड बाई कैंडिडेट्स देन योर इनरोलमेंट विल बी सब्जेक्टेड टू शॉर्ट फॉल इन द मैन कैंडिडेट्स इन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप और ट्रेड। अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको है जो स्टैंड बाई के लिए अगर बुलाया जाता है तो वो वैकेंसी पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी वैकेंसी है, आपको लगाया जाएगा या नहीं। नेक्स्ट अपन बात करें यू मस्ट ब्रिंग विथ योर फॉलोइंग। मतलब आपको इतने जो डॉक्यूमेंट है वो ले जाने हैं। तो ध्यान से सुनिए आप, या इसकी कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो नेक्स्ट है ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स एंड सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड योर फादर्स नेम। मतलब आपको है जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है वो ले जाने हैं अलोंग विथ द अनअटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ फीस। उसकी अनअटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपको ले जानी है। और कितनी ले जानी है वो 3 मतलब 3 उसकी कॉपी है जो आपको ले जानी है। नेक्स्ट अपन बात करें तो ओरिजिनल ऑफ सन ऑफ एयरफोर्स। यदि आपके जो पिता है वो अगर एयरफोर्स में हो तो आपको वो भी ले जाना है। और अगर आप NCC सर्टिफिकेट धारक है तो आपको NCC सर्टिफिकेट और उसकी कॉपी भी ले जाना है। नेक्स्ट आपके क्या है, नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ लोग हैं जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना ले जाते हैं या कुछ स्कूल का ले जाते हैं, तो वो गलत है। तो ये चीज़ आप ध्यान से है जो सुन लें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय गेजेटेड ऑफिसर्स, पंचायत ऑफिसर्स या प्रिंसिपल ऑफ स्कूल इफ़ स्टडी ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर। अगर आपने है जो पिछले 1 साल ही हुआ है आपको स्कूल है जो ड्रॉप किए हुए, तो आप स्कूल का ले जा सकते हैं, वरना आपको क्या कॉलेज का ले जाना होगा। या आपके जो पंचायत ऑफिसर है मतलब आपका जो सरपंच है उससे आपको साइन करा के ले जाना है। और वो जस्ट 6 मंथ से आपको है जो पुराना नहीं ले जाना है। हालांकि इसमें 1 ईयर नहीं, इसमें भी 6 मंथ ही लिखा है। दिस सर्टिफिकेट मस्ट बी साइंड नॉट अर्लियर देन 6 मंथ्स एंड मस्ट हैव द ऑफिशियल सील ऑफ द इश्यूइंग ऑफिसर। यानी आपका जो सर्टिफिकेट है उस पर 6 मंथ से ज़्यादा पहले की है जो मोहर नहीं होनी चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए, और जो सील है ऑफिशियल वो अवश्य लगी होनी चाहिए इश्यूइंग ऑफिसर की। तो ये आपको चीज़ है जो ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट है जो पुराना जो ओल्ड होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो ले जाते हैं जबकि वो नहीं चलता, और उस टाइम आपका कैंडिडेचर है जो कैंसल्ड भी किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो नेक्स्ट है 17 अनअटेस्टेड कॉपीज ऑफ योर रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ्रंट फेसिंग फोटोग्राफ्स। मतलब आपको है जो 17 अनअटेस्टेड कॉपीज़ ले जानी है आपकी रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो की, नॉट मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड, यानी 3 मंथ से वो ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि आपको है जो जस्ट जब जाओ आप ज्वाइनिंग पे तभी आपको है जो तैयार करवानी है ये फ़ोटो। टेकन विदाउट कोप इन ओपन कलर शर्ट ऑफ विच 6 आर फ्रॉम
ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपकी ज़्यादा है जो कलर वाली फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। ओनली Sikh candidates whose religion prohibited the cutting of their hair or shaving the face of its member will be permitted to grow hair or retain beard and mustache। मतलब आपको है जो मूंछ या दाढ़ी या सिर के जो बाल है वो केवल जो सिख कैंडिडेट है, मतलब जो सिख धर्म से बिलोंग करते हैं, केवल वही बाल रख सकते हैं। और किसी को है जो परमेश वर्मा वहाँ नहीं बनने दिया जाएगा, क्योंकि आपको है जो प्रोहिबिटेड है। जबकि सिख धर्म में है जो मूंछ वगैरह दाढ़ी वगैरह आपको पता है वो उनका एक रिलीजन है, तो उन कैंडिडेट्स को ही सिर्फ अलाउ है, बाकी को किसी को भी परमेश वर्मा नहीं बनना है। ये यहाँ पे पहले ही आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया है। नेक्स्ट है सच कैंडिडेट्स विल नॉट बी परमिटेड टू ग्रो सेव ब्रेड मोस्टेज एट लेटर स्टेज आफ्टर इनरोलमेंट। इन एनी केस नो कैंडिडेट इज परमिटेड टू स्पेयर बीर्ड विदाउट मोस्टेज रीप्रेसिड टू रिलीजन और फेथ। मतलब आपको है जो किसी भी हालात में कंडीशन में किसी भी कंडीशन में आपको इस केस के लिए परमिट नहीं किया जा सकता कि आप दाढ़ी रखो या मूंछ रखो, सिवाय जो सिख कैंडिडेट्स है उनके अलावा। तो चलते हैं नेक्स्ट बात कर लेते हैं। आप एक एक चीज़ को है जो ध्यान से सुनना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे मैं एक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो चलते हैं नेक्स्ट है कंसेंट लेटर अटेस्टेड ड्यूली साइंड बाय योर पेरेंट गार्जियन एंड अरेस्टेड बाय गेजेट ऑफिसर। मतलब आपको अगर आप 18 ईयर्स से बिलो करते हो तो आपको बता दिया मैंने, एक कंसेंट फॉर्म जो आपको दिखाया था वो आपको है जो भर के ले जाना है। नेक्स्ट क्या है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर इफ़ एम्प्लॉयड सी नोट फर्स्ट बिलो। यदि आपने कहीं पे है जो एम्प्लॉय किया है तो आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी ले जाना है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डिटेल्स एज मेंशन एट पारा 24 ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन के जो पारा 24 में मेंशन किया गया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो वो ले जाना है आपको। पैन कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है एंड वोटर कार्ड यदि अवेलेबल हो तो। नेक्स्ट आपको क्या ले जाना है, लाइट पेडिंग एंड पर्सनल क्लॉथिंग। आपको है जो पर्सनल मतलब कपड़े हैं वो भी ले जाना है। कास्ट टू मीट योर इसेंशियल रिक्वायरमेंट एक्सपर्ट बोर्डिंग एंड लोडिंग फॉर योर 45 डेज़। मतलब 45 दिन के लिए आपके जो कपड़े वगैरह है वो आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट यू मस्ट नो द डिटेल्स ऑफ योर परमानेंट होम एड्रेस करेक्टली। यू आर एडवाइज टू ब्रिंग द रिलेवेंट डिटेल्स एज फॉलो। मतलब आपको है जो इतनी डिटेल्स आपको कंफर्म करके लानी है। हाउस नंबर है, लोकेलिटी स्टेट है, ट्रेन विलेज पॉलिसी स्टेशन बेस्ट नंबर, तो ये सब आप देख रहे होंगे। डिस्ट्रिक्ट है, हालांकि थोड़ा ये कम दिखाई दे रहा होगा आपको, लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुनते जाइए। टाउन विलेज डिस्ट्रिक्ट, तो ये है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट और भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वन सेल्फ एड्रेस्ड इनविलोप विदाउट पोस्टल स्लैम्प। एक आपको सेल्फ एड्रेस्ड लिफाफा भी लाना है भर के, मतलब जिसमें आपके ये सभी स्ट्रीट लोकेलेट वगैरह आपको जो दिखाया गया हो। नेक्स्ट है कैंडिडेट्स बिलोंग टू दिल्ली एरियाज आर टू फॉलोइंग शॉर्ट कॉपीज ऑफ द अंडर मेंशन डॉक्यूमेंट टू रेस्पेक्टिव ASC's ईमेल आईडी। मतलब जो कैंडिडेट्स दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा ये डिटेल है। एक तो है अप्लीकेंट्स फ़ोटोज़ लेस देन 20 KB इन JPG फॉर्मेट। मतलब 20 KB से जो लेस होनी चाहिए वो JPG फॉर्मेट में। एक फ़ोटो ID प्रूफ है, जैसे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्शन ID हो, आधार कार्ड हो, वो ले जाना है आपको PDF फॉर्मेट में। नेक्स्ट रेजिडेंट या एड्रेस प्रूफ जैसे पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, राशन कार्ड, बैंक पासबुक या यूटिलिटी बिल जो आपके 200 KB इन JPG इमेज फॉर्मेट में आपको ले जाना है। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपको है जो रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अब वो सेड कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग इनरोलमेंट टू डाउनलोड द रीकरेक्ट बायोडाटा फ्रॉम द वेबसाइट। तो आप वेबसाइट से है जो डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है ए फ्यू डिटेल्स अबाउट योर इम्पेंडिंग ट्रेनिंग आर गिवन बिलो। आपके जो ट्रेनिंग से रिलेटेड है वो आपको नीचे दी गई है। तो ड्यूरेशन ऑफ जॉइंट बेसिक ट्रेनिंग JBPT इज़ 24 वीक्स। मतलब आपके जो 24 वीक्स की ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग होती है। और आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ JBPT यानी
जॉइंट बेसिक फेज ट्रेनिंग आपकी जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, यू विल बी अलॉटेड, आप है जो अलॉटेड किए जाओगे विथ ट्रेड विथ इन द ग्रुप बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। आपकी जो बेसिक ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप ग्रुप बेसिक ट्रेनिंग है जो आपकी करवाई जाएगी। मेडिकल फिटनेस फॉर ट्रेड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी, वैकेंसी की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको ट्रेड दिया जाएगा, आपकी मेडिकल फिटनेस के हिसाब से आपको ट्रेड दिया जाएगा, क्योंकि ये बहुत मेडिकल फिटनेस है जो आपकी आगे तक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज टू ट्रेड आफ्टर अलॉटेड विल बी इंटर्ड। अब ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैं कौन सा ट्रेड है जो चूज़ करूं, क्योंकि अगर एक बार आपने ट्रेड चूज़ कर लिया उसके बाद आपको अलॉटेड ट्रेड में ही रहना होगा, आप ट्रेड है जो चेंज नहीं कर सकते। तो ट्रेड के रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं है जो आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट है यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फुल फ्लेज्ड एयरमैन टिल योर सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग and pass the requires final test and are attested after passing out। तो तुम है जो फुली मतलब सक्सेसफुली है जो एयरमैन नहीं कहला सकते जब तक आप अपनी ट्रेनिंग पास नहीं कर लेते, आपका फाइनल जो टेस्ट है वो पास नहीं कर लेते, उसके बिना आप फुली है जो नहीं कहला सकते। तो नेक्स्ट है यू विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए फुल फील्ड एयरमैन टिल योर सक्सेसफुली कंप्लीट द ट्रेनिंग, पढ़ लिया आपने। नेक्स्ट है योर सर्विस में बी मैन, ये थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, योर सर्विस में बी टर्मिनेटेड एनी टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड इन केस योर परफॉर्मेंस इज फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री इन एकेडमिक और फिजिकल फिटनेस और डिसिप्लिन और योर डिक्लेयर्ड मेडिकली अनफिट और फाउंड हैव गिवन फॉल्स इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग इनरोलमेंट और ट्रेनिंग। मतलब आपकी जो सर्विस है वो किसी भी टाइम में टर्मिनेटेड की जा सकती है, समाप्त की जा सकती है, यदि आप डिसिप्लिन में नहीं रहते हो, मेडिकल फिटनेस में नहीं रहते हो। हालांकि ये बहुत कम होता है क्योंकि ट्रेनिंग से कुछ बच्चे अपने आप ही छोड़ देते हैं, वो नहीं निकालते, लेकिन इसमें मेंशन ज़रूर किया हुआ है, तो आप डिसिप्लिन में ज़रूर रहें। नेक्स्ट है द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड टोटल ट्रेनिंग पीरियड शैल बी काउंटेड एज द प्रोबेशन पीरियड। आपकी जो ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की वो प्रोबेशन पीरियड के आधार पर काउंट की जाएगी। नेक्स्ट इन केस यू आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग ट्रेनिंग, यदि किसी केस में मतलब आप डिस्चार्ज किए जाते हो ट्रेनिंग के दौरान, यू विल नॉट बी इंटर्ड ऑफ एनी बेनिफिट्स ऑफ एन एक्स सर्विसमैन। तो आप है जो एक्स सर्विसमैन का आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिल सकता। यू विल आल्सो नॉट बी गिवन एनी असेसमेंट ऑन योर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज द ट्रेनिंग हैज़ बीन टर्मिनेटेड। यदि आपकी ट्रेनिंग रुक जाती है तो आपको एक्स सर्विसमैन या किसी भी प्रकार की है जो हेल्प नहीं मिल सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन इनरोलमेंट एंड अटेस्टेशन यू विल आल्सो बी सब्जेक्टेड टू एयरफोर्स लॉ इंक्लूडिंग एफ एक्ट, एफ रूल्स रेगुलेशन फॉर एफ एंड वेरियस लोकल जनरल्स ऑर्डर्स एज अप्लीकेबल। ये उनका जो एयरफोर्स का है एफ एक्ट, उनके तहत आपको गुजरना होगा। नेक्स्ट आपका है कैंडिडेट्स, नेक्स्ट while undergoing training you may not be permitted to appear for higher education qualification as it leads to loss of training which could result in टर्मिनेशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब आपको ट्रेनिंग के दौरान किसी भी हायर एजुकेशन की अनुमति नहीं होगी, आप कोई भी हायर एजुकेशन है जो आपका स्टार्ट नहीं रख सकते, रेगुलर नहीं रख सकते। हाउएवर फिर भी यू मे बी परमिटेड टू अपीयर फॉर एनडीए सीडीएस एग्जाम बाय टेकिंग लेवल मैक्सिमम ऑफ 7 days प्रोवाइडेड यू हैड अपील्ड फॉर द सेम प्रियर ऑफ ज्वाइनिंग एयरफोर्स। मतलब आप एनडीए या सीडीएस एग्ज़ाम की है जो तैयारी कर सकते हो, मैक्सिमम आपको 7 दिन है जो दिए जा सकते हैं एयरफोर्स ट्रेनिंग के बीच में आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड एनडीए और सीडीएस की अगर आप तैयारी करते हो तो। नेक्स्ट है जेबीपीटीएन जो आपकी ज्वाइनिंग ट्रेन होती है, बेसिक ट्रेनिंग इज रिगोरियस एंड यू आर एडवाइज्ड टू बिल्ड अप योर फिजिकल एंड्योरेंस परियर टू अराइवल एट द एएससी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मतलब ये आपकी फिजिकल ट्रेनिंग फिटनेस के लिए है। नेक्स्ट आपकी कैंडिडेट आर ब्रिंग टू P5 कंसर्न इन्फॉर्मेंट सीट प्रोवाइडेड द वेबसाइट, ये मैंने आपको बता दिया, आपको एक P5 इन्फॉर्मेंट सीट है वो भर के लानी है। तो नेक्स्ट
आपके 3 ये नोट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहला है, इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड विथ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यदि तुम पहले से कोई एम्प्लॉय हो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, यू हैव टू ब्रिंग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर एम्प्लॉय, तो आपके जो एम्प्लॉयर है उनसे आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य है। इन केस यू आर फाउंड फिट एंड क्लियर्ड फॉर इनरोलमेंट, यू विल बी रूटेड बैक फॉर completing discharge formalities from your erstwhile employer within 10 days। मतलब ये शायद नहीं होगा किसी का, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय है तो आपको एयरफोर्स में जाने की शायद ज़रूरत ही नहीं होगी। हालांकि कोई जाता है तो आपको 10 दिन के भीतर भीतर है जो आपका वहाँ से डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है परमानेंट बॉडी टैटू। तो परमानेंट बॉडी टैटू आपको पता है नहीं अलाउड है, तो परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड, हाउ एवर टैटू ओनली ऑन इनर फेस ऑफ द फोर्स आर्म्स, मतलब आपके हाथ में या कहाँ कहाँ आपका जो टैटू है वो हो सकता है, इसके बारे में आपको ये जानकारी दी गई है। अगर कोई टैटू का कैंडिडेट हो तो वो कमेंट कर सकता है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है कैंडिडेट्स फिगरिंग इन 1 और मोर PSL पब्लिशिंग ऑन द सेम डेट विल बी कॉलिड फॉर इनरोलमेंट इन ओनली 1 ग्रुप या 1 ट्रेड। अगर मान लो आपका PSL में है, जो जैसे म्यूजिशियन ट्रेड में आ गया, दूसरी ट्रेड में, 2-3 ट्रेड में आता है, लेकिन आपका इनरोलमेंट है जो एक ही ट्रेड में आएगा, ओनली आपको एक ही ट्रेड में है जो बुलाया जाएगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे आपको कैंडिडेट्स के लिए। और नेक्स्ट अपन बात करेंगे आपकी जो ज्वाइनिंग से रिलेटेड दूसरे इंस्ट्रक्शन है वो भी आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो चलो उनकी बात कर लेते हैं। आप है जो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन आपको है जो सारा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं। बाकी जो आपके ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में है जो डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे, जैसे ही आपके पास वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, देन कुछ इंस्ट्रक्शन जो अभी बाकी है वो हम डिस्कस करेंगे। और आपका कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि अगले वीडियो में है जो आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। और एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना मत भूलना।